तब आस्था सवालिया नजरों से अरमान की ओर देखने लगी। अरमान ने कुछ नहीं पहना था, केवल एक छोटा सा तौलिया अपने ऊपर डाला हुआ था, लेकिन वह तौलिया भी उसके 8 पैक्स वाले शरीर को नहीं छिपा पा रहा था। एक पल के लिए आस्था हैरान होकर फिर से अरमान को देखने लगी। वह सोचने लगी कि अगर यह इंसान खाना खाता है तो खाना कहाँ जाता है? इनके पास तो पेट ही नहीं है। पेट में तो खाना जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोहे जैसा शरीर दिखाई देता है। अब आस्था की गहरी नजरें देखकर अरमान तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल बोला, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुमने नहीं सुना दादाजी ने क्या कहा? यहाँ बैठकर मुझे नाश्ता करवाओ। अरमान ने थोड़े रूखे स्वर में यह कहा। आस्था का मन किया कि अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर आस्था मन ही मन में बोलने लगी कि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। वैसे भी वह तो दुश्मनों की भी मदद कर देती है, लेकिन यह तो समाज में उसका पति है, तो भला मैं इसे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वैसे भी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर का पहला फर्ज होता है मरीज की तुरंत मदद करना। थोड़े कदम बढ़ाते हुए आस्था अरमान के ठीक सामने बैठ गई। छोटी सी टेबल अरमान के दोनों ओर रखी थी। अब वह सोचने लगी कि वह अरमान को नाश्ता कैसे कराए। उसके लिए उसे अरमान की ओर देखना होगा, लेकिन अरमान की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहीं अरमान गहरी नजरों से आस्था को पूरी तरह स्कैन कर रहा था। अरमान के मारे गए थप्पड़ का निशान अभी भी उसके गालों पर था। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर भी उसकी उंगलियों के निशान थे। अरमान उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि आस्था के गोरे चेहरे पर वे निशान एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। अरमान को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसे दिमाग से काम लेना चाहिए था। उसे आस्था पर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए था। और इसी सोच में खुद पर गुस्सा करते हुए अरमान ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। इससे उसकी हाथ पर बंधी हुई पट्टी धीरे धीरे लाल होने लगी। अचानक आस्था की नजर अरमान की पट्टी पर गई। वह तुरंत घबरा गई। उसने घबराकर अरमान की ओर देखा और बोली, मिस्टर राक्षस जी, आपके हाथ से खून निकल रहा है। आस्था के मिस्टर राक्षस कहने पर अरमान का चेहरा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अरमान का हैंडसम चेहरा इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था कि कोई सामान्य इंसान देख ले तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता था। आस्था अरमान को देखकर बहुत डर गई और जल्दी से खाने की ट्रे को साइड में रखकर उसने अरमान के हाथ को देखा और बोली, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही आस्था जाने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मेरे हाथ से खून निकलना बंद हो तो तुम इसका इलाज करो। यह सुनकर आस्था घबरा गई और घबराहट में उसके चेहरे पर पसीने आ गए। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर इस तरह दिखाई दे रही थीं, मानो सुबह सुबह हरी घास पर ओस की बूंदें। अरमान आस्था के हर भाव को देख रहा था। आस्था उस वक्त बहुत प्यारी और घबराई हुई खूबसूरत लग रही थी। उसके होंठ डर से कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी दिल की धड़कन इस तरह सुनाई दे रही थी मानो उसकी हर धड़कन कुछ बोल रही हो। उसकी धड़कनों को गिना जा सकता था। तब आस्था को घबराता हुआ देखकर अरमान ने अपना हाथ आस्था के कंधे पर रखा। उसकी ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? मैंने तुम्हें बोला मेरे हाथ की ड्रेसिंग करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तब आस्था घबराई हुई सी बोली, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? आपका बहुत खून बह रहा है, भला हम कैसे यह सब कर सकते हैं? यह बोलते हुए आस्था अपनी लार घटकने लगी, क्योंकि उस वक्त उसका गला डर से सूख रहा था। तब अरमान ने अपने बगल में रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आस्था के हाथों में थमा दिया और बोला, जितना बोला जाए उतना करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। शायद तुम भूल रही हो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा है? राक्षस। राक्षस लगता हूं ना मैं? तुम्हें याद रखना, अगर असल में राक्षस बनने पर आया तो मैं तुम्हारा वह हाल कर सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और शायद तुम भूल रही हो, तुम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी नौकरानी हो और बाकायदा तुमने सभी पेपर्स पर सिग्नेचर भी किए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है? या मैं तुम्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं? इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी जान तक लेने का भी अधिकार रखता हूं।
एक और बात याद रखना, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, समझी तुम, वरना मुझे राक्षस बनने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अपने खतरनाक अंदाज में अरमान ने एक बार फिर आस्था को धमकी दी। आस्था और ज्यादा घबरा गई और मन ही मन में बोली, दादाजी, किस बात की दुश्मनी आपने मुझ गरीब मासूम सी बच्ची पर निकाली है? यह सोचते हुए आस्था का दिल भर आया, लेकिन अब वह अरमान के हाथ से निकले हुए खून को इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह फटाफट से अरमान के थोड़ा और करीब बैठ गई, क्योंकि वह उसके हाथ की पट्टी अच्छी तरह से खोलना चाहती थी। और फटाफट से उसने पट्टी खोलना शुरू कर दिया। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ रहे थे। वह घबरा रही थी। ऊपर से अरमान गहरी नजरों से उसे देख रहा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों के कारण पट्टी जल्दी से नहीं खुल रही थी। अरमान समझ गया था कि यह आफत अगर ऐसे ही डरती रही तो बिल्कुल भी ठीक से कोई काम नहीं कर पाएगी। तभी अरमान ने अचानक अपना हाथ आस्था के हाथ पर रखा और उसकी ओर देखकर बोला, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, राइट? तो क्या इस तरह से पेशेंट को हैंडल करोगी तुम? इसी तरह से खून देखकर घबरा जाओगी? अरमान ने थोड़े धीमे लेकिन कड़क शब्दों में यह कहा। आस्था ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए उसने अरमान की ओर देखा। अरमान का हैंडसम चेहरा उसकी आंखों के सामने था। एक पल आस्था एकटक अरमान को देखती रही और अरमान गंभीर नजरों से आस्था को ही देख रहा था। आस्था ने ध्यान दिया कि इस वक्त वह अरमान के कितना करीब बैठी हुई है। जैसे ही वह थोड़ा पीछे सरक कर बैठने लगी, अरमान ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे सीधा अपनी गोद में बिठा लिया। अब तो आस्था की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। अरमान जैसे मजबूत, लंबे चौड़े आदमी की गोद में बैठी हुई आस्था एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी और आस्था की कमर केवल इतनी सी थी कि अरमान के एक हाथ में ही आस्था की पूरी कमर समा रही थी। अब आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी, लेकिन तभी आस्था को अपनी गर्दन के पास अरमान की गर्म सांस महसूस होने लगी। इस तरह से अरमान को इतने करीब देखकर आस्था के शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट के साथ साथ अजीब सा लगने लगा था। तभी अरमान बड़े ही चालाकी भरे स्वर में उसके कान के पास जाकर बोला, अब इसी तरह से बैठकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बिठाया है ताकि तुम आराम से मेरे हाथ की इस पट्टी को हटाकर दूसरी पट्टी लगा सको, समझी? ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर अरमान ने अपनी गर्दन आस्था की गर्दन में छुपा ली थी। वह उस वक्त आस्था की खुशबू को पूरी तरह सूंघ रहा था। आस्था की खुशबू उसे दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। अरमान की बात सुनकर आस्था फटाफट से उसकी पट्टी पर ध्यान देने लगी, लेकिन अरमान इतने ज्यादा करीब होने की वजह से उसकी धड़कनें काफी बढ़ चुकी थीं। लेकिन फिलहाल वह जल्द से जल्द अरमान के हाथ की पट्टी करने के बाद वहां से निकलकर चली जाना चाहती थी, क्योंकि वह ज्यादा देर तक अरमान का सामना नहीं कर सकती थी। आस्था ने पट्टी तो निकाल दी थी, लेकिन अरमान का घाव देखने के बाद उसके मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि अरमान का घाव गहरा था और डॉक्टर रश्मि ने उसे टांके लगाए थे। कम से कम अरमान को 3 से 4 टांके आए थे, जो कि अब खुल चुके थे। तब आस्था घबराई हुई आवाज में अरमान से बोली, मैं ये टांके नहीं लगा सकती हूँ, आपके टांके खुल गए हैं, इसके लिए मुझे डॉक्टर रश्मि को बुलाना होगा। तभी अरमान, जो उस वक्त आस्था को अपने करीब पाकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कर रहा था, अब अचानक आस्था के बोलने पर उसने उसकी ओर देखा था और बोला, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ये टांके लगा सकती हो तो करो, नहीं करना है तो ऐसे ही पट्टी लपेट दो। तब आस्था अरमान की बात सुनकर हैरान हो चुकी थी। आस्था को यह तो समझ में नहीं आया था कि वह किस तरह का घाव है, लेकिन अगर डॉक्टर रश्मि ने वहां पर टांके लगाए थे तो वह समझ चुकी थी कि कुछ ज्यादा ही गहरा घाव है। तब अरमान की बात सुनने के बाद आस्था काफी हद तक परेशान हो उठी थी, क्योंकि उसने इस तरह से किसी को इलाज नहीं किया था। हाँ, हल्की फुल्की इंजेक्शन वगैरह देना, किसी को सुई वगैरह लगाना, ये सब तो उसने किया था, लेकिन जो कि उसने अपने गांव की डिस्पेंसरी में ही सीखा था। लेकिन इस तरह से किसी को टांके लगाना उसने नहीं सीखा था। लेकिन फिलहाल अरमान का बर्ताव देखने के बाद
वह समझ चुकी थी कि जब तक अरमान को पट्टी नहीं करेगी तो अरमान उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तब आस्था ने एक बार मन में अपने कान्हा जी भगवान का नाम लिया और जो टांके खुल गए थे, जो कि उस वक्त उसकी स्किन में ही मौजूद थे, उसने टांके को बड़े ही आराम से बांधना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वह कामयाब भी हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि उसने एक अलग ही तरह की जंग जीत ली हो। और इस बीच वह सारे काम बड़ी ही सावधानी से कर रही थी ताकि अरमान को बिल्कुल भी दर्द ना हो। वहीं अरमान उस वक्त केवल आस्था के खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि आज उसे हो क्या गया है, पर ना जाने क्यों उसे आज आस्था के आसपास रहना काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अरमान अपने हर तरह के नाज नखरे आज आस्था से उठाना चाहता हो। इसीलिए उसने आस्था को अपने इतने करीब कर लिया था। जल्द ही आस्था ने खून को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वहां पर एक ड्रेसिंग कर दी और अच्छे से पट्टी वगैरह से कर दिया था। और उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को इस तरह से झाड़ा था मानो उसने न जाने कितना बड़ा काम किया हो। और उसके बाद वह अरमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, देखा आपने, मैंने कितनी आसानी से ड्रेसिंग कर दी। हूं ना मैं ग्रेट, कितना टैलेंट है मुझ में। आपको पता है, अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी ना, या फिर मैं फटाफट से कॉलेज में एडमिशन लूंगी, आप देखना मैं यूं चुटकियों में सारी चीजें सीख जाऊंगी और मैं ध्रुव जी से भी ज्यादा बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। आस्था अपने बचपन में एक बार फिर खो गई थी और सारी बातें वह अरमान से बोल पड़ी थी। आस्था के इस तरह से बिना झिझक, बिना डरे बोलती हुई अरमान को बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब जैसे ही आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि वह बहते हुए क्या बोल गई और इस वक्त वह कहाँ बैठी हुई है, उसकी तो हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और डर के मारे उसके होंठ एक बार फिर से कंपकपाने लगे थे। अब आस्था के खूबसूरत लाल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे होठों को इस तरह से फड़फड़ाता हुआ देखकर अरमान का गला बुरी तरह से सूखने लगा था और अचानक से वह थोड़ा थोड़ा आस्था के होठों के करीब बढ़ने लगा था। लेकिन आस्था ने तुरंत एक ही झटके में अरमान को खुद से दूर कर दिया और जल्दी से खड़ी होकर बोली, आप नाश्ता कर लीजिएगा। ऐसा कहकर आस्था जल्दी दौड़कर वहां से भागने लगी। अब आस्था को इस तरह से खुद से दूर जाता हुआ देखकर अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त और कठोर हो गए थे और गुस्से से और बड़े ही सख्त लहजे में वह बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का, लेकिन मिसेस आस्था सिंघानिया, अगर आपको मुझसे दूर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। और जो चीज अगर एक बार अरमान सिंघानिया आ गई है वह उसी की रहेगी। तब उसे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है, इनफैक्ट वह चीज भी नहीं। यह सोचते हुए अरमान एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया